शिमलापुर के जंगल में 3 हफ्ते से बहुत बर्फबारी हो रही थी। इस बार तो बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है। पता नहीं ये बर्फ गिरना कब रुकेगी। पूरे घोंसले बर्फ से ढक रहा है और ठंडी तूफानी तेज हवाओं से घोंसला डगमगा रहा है। बबली मम्मी, टिल्लू पापा, चलो तुरंत ही घोंसला खाली करना चाहिए, ये कभी भी गिर सकता है। फिर पीलू अपने माता पिता के साथ घोंसला खाली कर देती है। तेज हवा में झूलता हुआ घोंसला गिरकर टूट जाता है। फिर तेज बर्फबारी में पीलू अपने माँ बाप के साथ बेसहारा भटकती रहती है। ये कैसी आफत आ गई है हमारे ऊपर। इतनी तेज बारिश में मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कहाँ कहाँ भटकूंगी। काश कोई मदद कर दे। हे देवी माँ, हमारी रक्षा करना। तभी पीलू को एक बूढ़ी औरत कांपते हुए दिखाई देती है। अरे बूढ़ी आंटी जी, आप यहाँ इस तूफान में कैसे अकेले बैठी है? बेटी, मेरा नाम सुंदरी है। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैंने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। तुम भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ तूफान में भटक रही हो। मुझे अगर कुछ खाने का ला कर दे दो तो मेरी जान बच जाएगी। बूढ़ी आंटी जी, हम गरीब हैं। हमारे घोंसला इस बर्फ के तूफान में गिरकर टूट गया। हम बेघर हो गए हैं। हमारे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है। तो क्या बेटी, तुम अपने माँ बाप को ऐसे ही भूखे रखोगी? लेकिन आंटी जी, मैं अपने बूढ़े माता पिता को ऐसे जंगल में कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम चाहो तो मेरे साथ इन्हें यहीं छोड़ दो। ठीक है बूढ़ी आंटी जी। माँ, पिताजी, ये ठीक कह रही है। आप सब कब तक भूखे रहोगे? मैं आसपास से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। देवी माँ चाहेगी तो मुझे कुछ मिल भी जाएगा। बेटी, ज्यादा दूर मत जाना। फिर पीलू वहाँ से चली जाती है। बर्फ के तूफान में उसे कुछ फल दिखाई देते हैं और वो उन फल को लेकर आ जाती है। फिर पीलू अपने माता पिता और उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए देती है। बेटी, तूने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे लिए खाने का लेकर आई। तू बहुत नेक दिल की है। नहीं सुंदरी आंटी, ये देवी माँ की दया है कि इतने तूफान में भी मुझे ये सब मिल गया। बहुत अच्छा बेटी, अब चल और तेरे माता पिता को भी एक सुरक्षित जगह में ले चलती हूँ मैं। फिर सुंदरी उन सबको जंगल के एक जगह ले जाती है। देखो, मैं यहाँ रहती हूँ, यही मेरा घर है। लेकिन आंटी जी, यहाँ तो कोई घर नहीं दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो। तभी उन्हें पेड़ पर एक मजबूत लकड़ी का घर दिखाई देता है। वो लोग उस लकड़ी के घर में चले जाते हैं। पीलू अब से अपने माता पिता के साथ साथ सुंदरी की भी सेवा करने लगी। बर्फ के तूफान में उसे कुछ न कुछ खाने के लिए मिल ही जाता था। उस पर दूसरे पक्षी हमला करते, लेकिन वो हमेशा बचकर निकल आती थी। ऐसे ही एक दिन, पीलू, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं देवी हूँ जिसकी तुम भक्त हो। तुमने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की है। ये घर आज से तुम्हारा हुआ और तुम इसी तरह और नए घर बनाकर गरीबों की सेवा करो। तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए जा चुकी है अब। ऐसा कहकर वो देवी अंतर्ध्यान हो गई। माँ देवी के आशीर्वाद से हम सुखी रहेंगे। मैं और मेहनत करूँगी। ये तो चमत्कार है बेटी। माँ, मैं अब से इसी तरह की लकड़ी के सस्ते घर बनाकर बेचा करूँगी। इससे किसी को भी तूफान में बेघर नहीं रहना पड़ेगा। इससे गरीबों की मदद हो जाएगी। और थोड़े ही दिनों में पीलू लकड़ी के घर बनाकर बहुत अच्छे पैसे कमा लेती है। फिर पीलू इस तरह मेहनत के कारण पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। एक गांव में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी खेत में आलू उगाते थे। बेटी पीलू, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। इस बार हमारा पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, ऐसे बबली कहती है। तो पीलू बोलती है, हाँ माँ, इस बार हम अपना घर भी खरीद लेंगे। लेकिन जब माँ बेटी बाजार पहुँचती तो देखती है कि वहाँ पहले से बहुत आलू बेचने वाले किसानों की भीड़ है और उन्हें बहुत कम दाम मिल रहा है। तो पीलू कहती है, इतने कम दाम में तो हमारी मजदूरी भी नहीं निकलेगी। हम इतने कम दाम में अपने आलू की फसल क्यों बेचे? तो कड़क सेठ कहता है, देखो चिड़िया, बेचना है तो बेचो, नहीं तो अपने घर में इस आलू को रख लो और वहीं पर इसे सड़ने दो। लेकिन बबली और पीलू ने
निर्णय ले लिया कि आलू नुकसान में नहीं बेचेंगे। फिर वो दोनों घर वापस आ जाती है। उनके पीछे सुंदरी कवि और हरिया तोता भी आ जाते हैं। ये कड़क सेठ बहुत चालाक है, हमसे इतने सस्ते दामों में आलू खरीद रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 गुना ज्यादा दाम में बेचेगा। 100 का माल 1000 रुपए में। ऐसे हरिया बोलता है तो सुंदरी कहती है, लेकिन हम अगर आलू उसे नहीं बेचेंगे तो घर में रख कर क्या करेंगे? तो पीलू कहती है, हरिया काका, हम क्यों नहीं कंपनियों को सीधे आलू बेच सकते नहीं? वो कंपनियां क्या करती है इन आलू का? चिप्स ही तो बनाती है ना। हम भी अगर कोशिश करें तो हरिया कहता है, अरे बेटी, इतनी मेहनत कौन करेगा? उसके लिए तो मशीन चाहिए होती है। तो सुंदरी बोलती है, मेरा भांजा बबलू इंजीनियर है, उससे पूछ कर देख सकते हैं। हाँ, अगर वो हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीलू की बात सुनकर बबली कहती है, लेकिन हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अगर चिप्स बनाने की मशीन काम नहीं आई तो ये आलू ऐसे ही सड़ जाएंगे और हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। बबली बोलती है। इसके बाद बबलू उन सब से मिलता है। मैं आपको आलू चिप्स की मशीन बना कर दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबलू के बनाई हुई मशीन से सभी के आलू काम में लगते हैं और आलू का छिलका छील कर उनकी कटाई होती है, फिर धुलाई होती है और फिर उन्हें हवा के ब्लोअर से सुखाकर तलने दिया जाता है। हम सभी ने इसमें अपनी अपनी कमाई के पैसे लगाए हैं। ये हमें बहुत मुनाफा कराएगी। ये बात कड़क सेठ तक पहुंच जाती है। इस गरीब पिद्दी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मुझसे फसल नहीं बेचा और खुद आलू की चिप्स बना रही है। मैं उसकी मशीन में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ क्या करेगी। उस रात कड़क सेठ अपने आदमियों के साथ पीलू की मशीन को जलाने के लिए जाता है। बबलू उसे रास्ते में देख लेता है। अरे, इससे मजा चखाना होगा। फिर जैसे ही कड़क के आदमी मशीन में आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें जोर से करंट लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कड़क को भी चिड़िया पकड़ लेती है। कड़क सेठ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम गरीबों को नुकसान पहुंचाने आए थे। वो अच्छा हुआ बबलू जी ने तुम्हें देख लिया। अब तुम और तुम्हारे आदमी जेल में सड़ेंगे। फिर कड़क को जाबाज इंस्पेक्टर जेल में डाल देता है। अपनी बहादुरी के कारण बबलू पीलू को पसंद आ जाता है और पीलू की मेहनत देखकर बबलू उसको पसंद करने लगता है। फिर दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर सुंदरी और हरिया काका के साथ चिप्स की कंपनी खोल लेते हैं। इस तरह से बाकी के किसानों की भी मदद करते हैं। बेलापुर गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू रहती थी। वो घर में ही कांच की चूड़ियां बनाया करती थी और एक टोकरी में उन्हें ले जाकर बाजार में बेचा करती थी। पीलू लक्ष्मी जी की बिना स्वार्थ के भक्ति किया करती थी। उसका पति बंटी कबूतर प्लम्बर था और नल फिटिंग और रिपेयरिंग का काम करता था। एक दिन बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। भले ही हमारी घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है कि आपकी जान बच गई है। इतने दुख में भी तुम्हारे मन में लक्ष्मी जी के प्रति कितनी श्रद्धा है पीलू। लेकिन ये भी तो सच है ना कि हमारे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। अब तो मेरी इस हालत के कारण घर का किराया, दवाई और किराने के खर्चा कैसे निकलेगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। काश मैं जल्दी से ठीक हो जाता पीलू। आप चिंता मत कीजिए, लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से सब संभल जाएगा। मैं और मेहनत से कांच की चूड़ियाँ बनाया करूँगी। अभी तो त्योहार का सीजन आने वाला है, हो सकता है कि हमारी अच्छी कमाई भी हो जाए। ऐसे कहकर पीलू बिना आराम किए चूड़ियाँ बनाती थी और बंटी का ख्याल भी रखती थी। इस वजह से वो भी थोड़ी कमजोर हो गई थी। घर का खर्च अब भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। एक दिन वो अपनी कांच की चूड़ियाँ बेचने के लिए बाजार जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ ले लो, ऐसे ग्राहकों को बुलाती रहती है। तभी वहाँ पे बबली आती है। कितने की चूड़ियाँ दे रही हो पीलू? बबली सेठानी जी, सिर्फ 50 रुपए की 12 चूड़ियाँ है।
ले लीजिए, आपके हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी। अरे वाह, इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चूड़ियाँ हैं ये। मुझे तो तुम 200 रुपए की लाल हरी चूड़ियाँ दे दो, इस त्योहार में बहुत अच्छी लगेंगी। पीलो, ऐसी चूड़ियाँ तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं दिखती हैं। तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं इन्हें खुद घर में बनाती हूँ। इन्हें मैं लक्ष्मी जी की भक्ति के कारण ही बना सकती हूँ हरी मैडम, क्योंकि उन्हें ऐसी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया पीलो, मुझे भी 200 की दे दो। मिक्स मैच करके मैं भी तुम्हारे इन्हीं पर लक्ष्मी जी के भक्ति करते हुए ही ये चूड़ियाँ पहनूंगी। इस तरह से पीलू की चूड़ियाँ वहाँ की औरतों को बहुत पसंद आने लगती है और उसकी अब अच्छी कमाई होने लगती है। देखिए जी, आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। माँ लक्ष्मी जी, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ पीलू, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा तो दोनों माँ लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे। बहुत अच्छे विचार है जी। अब मैं माँ लक्ष्मी जी को उनकी पसंद की कमल की माला अर्पित करती हूँ और उन्हें शुद्ध घी के लड्डू भोग में लगाती हूँ। पीलू लक्ष्मी जी को कमल की माला और लड्डू अर्पित करती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कालू कौवा पीलू की चूड़ियाँ बिकने से बहुत परेशान था। कालू कौवे की चूड़ियों की दुकान थी, लेकिन वो महंगी और खराब क्वालिटी की चूड़ियाँ बेचने लगा था। इसी वजह से उसकी दुकान में अब औरतें नहीं जाती थी। इस पीलू के कारण मेरी दुकान तो बहुत नुकसान हो रहा है, इसे यहाँ से भगाता हूँ। फिर वो पीलू के पास जाता है। ए पीलू, तू अब से यहाँ अपनी दुकान नहीं लगाएगी, यहाँ से भाग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन कालू भैया, मैं गरीब टोकरी में चूड़ियाँ बेचने वाली हूँ, इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? तेरे आने के बाद से मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, यहाँ से भाग जा। तो वहाँ पे बबली पहुँचती है। आप पीलू को ऐसे नहीं भगा सकते कालू जी, हम आपकी दुकान से इसलिए चूड़ियाँ नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो खराब क्वालिटी की महंगी है। आप पीलू को तंग मत करो और ये जोर जबरदस्ती बंद करो। कालू भीड़ इकट्ठा होता देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो घर जाकर सोचता है और रात में पीलू के घर की तरफ एक हथौड़ा लेकर जाता है। पीलू की पूरी कांच की चूड़ियों को मैं तोड़ कर रख दूंगा, बल्कि मैं तो उसके टूटे फूटे पत्तों को भी 1-2 हाथ मार दूंगा, जिससे वो और टूट फूट जाएं। कालू चुपचाप पीलू के घर में घुस जाता है और देखता है कि दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। वो हथौड़े से चूड़ियों को तोड़ने लगता है। कांच के फूटने की आवाज सुनकर पीलू और बंटी जग जाते हैं। कालू, तुम मेरे घर में कैसे घुस गए? तुमने मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। कालू, तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे जा, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तुझे तोड़ दूंगा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसी समय पीलू माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करती है। अचानक से कालू हवा में गोल गोल घूमने लगता है और उसका हथौड़ा उसी पर गिर जाता है। तभी वो देखता है कि कांच की चूड़ियाँ जो उसने तोड़ी थी सब की सब फिर से जुड़ जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो पीलू। कालू को पुलिस पकड़कर ले जाती है और सबके जाने के बाद पीलू को माँ लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं। माँ लक्ष्मी, आपकी जय हो, आपकी बहुत दया है माँ मेरे ऊपर। बेटी, तू इतनी गरीबी देखी लेकिन मेहनत करना और मेरी भक्ति करना नहीं भूली। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अब से तेरी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों में भी पीलू की कांच की चूड़ियाँ खरीदने के लिए लोग आने लगते हैं। मुनाफा बेहद बढ़ जाता है। पैसे आने से पीलू अपने पति का बहुत अच्छे से इलाज करा लेती है और ठीक होने के बाद वो भी उसी काम में लग जाता है। फिर दोनों पति पत्नी लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करवाते हैं। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मुझे ही देख लो,
मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपनी गलती की एहसास हो जाती है। सुंदरपुर नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया, उसने नाव चलाना सीख लिया और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना भी सीख लिया। उसके बाद वह घर लौटा। अब तो मैं सब कुछ सीख गया हूँ। मैं जितने धन कमाना चाहता हूँ उतना कमा सकता हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। ऐसे उसके मन में बहुत घमंड चढ़ गया था। बड़े घमंड से वह सब लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ। उसी गांव में आचार्य जयसूर्या भी अपना डेरा लगाए हुए रहते हैं। तो वह इस बालक को देखते हैं और मन में सोचते हैं कि इसे शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। भवती भिक्षां देहि। तो उस लड़के ने पूछा, तुम कौन हो और ये भिक्षाटन क्यों कर रहे हो? कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आचार्य ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को कुछ समझ में नहीं आई। तो उसने कहा, उसका मतलब क्या है? किसी के भी मन को वश में कर लोगे? तो आचार्य कहते हैं, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। वह लड़का आचार्य यह कहने पर भी कुछ नहीं समझ सका। उसने फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? शासन तो राजा बनाते हैं और प्रजा पालन करते हैं। हंसते हुए आचार्य ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। आचार्य की यह सब बातें सुनकर अपनी गलती की एहसास हो जाती है राजू को। तब राजू आचार्य को विनम्रता से नमस्कार करते हुए कहता है, गुरुवर्य, माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपने हुनर को सराहने से ज्यादा घमंड कर रहा था। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद राजू किसी के सामने अपने हुनर का डींगे नहीं मारता था और एक अच्छा और प्यार भरा इंसान होके अपनी जिंदगी बिताने लगा। बेलापुर जंगल एक पहाड़ी इलाका था और वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत अच्छे से होती थी। वहाँ पर विदेशी और दूसरे जंगल के पक्षी भी स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए आते थे। यहाँ पर कालू कौवा लालची किसान था। वो अपने फायदे को पूरा करने के लिए कुछ भी करता था, जबकि पीलू चिड़िया अपने स्ट्रॉबेरीज ईमानदारी के साथ उगाती थी और बाजार में बेचती थी। स्ट्रॉबेरीज ले लो, स्ट्रॉबेरीज, मीठी मीठी स्ट्रॉबेरीज। ऐसे पीलू अपनी स्ट्रॉबेरी बेचती रहती है। ये पीलू बहुत शोर करती है, चुपचाप नहीं बेचती है। वो पीलू थोड़ा धीरे आवाज लगाओ ना। कालू भैया, मैं तो ऐसे ही आवाज लगाकर स्ट्रॉबेरी बेचूंगी। आपके पास बहुत बड़ा स्टॉक है, मेरे पास कम है, मुझे तो ऐसे ही बेचना पड़ेगा। तुम ऑर्गेनिक खेती करके उगाओगी तो कहाँ से स्टॉक होगा तुम्हारे पास? इस तरह से कालू केमिकल से स्ट्रॉबेरीज पकाता था और उन्हें बेचा करता था। उसके घर में केमिकल से स्ट्रॉबेरीज बहुत जल्दी पक जाते थे। एक दिन जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बबली सेठानी पीलू की दुकान में पहुंचती है। पीलू चिड़िया, मैं विदेश जा रही हूँ, मुझे कल तक 20 सूटकेस भर के स्ट्रॉबेरीज चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी बबली जी आपको 20 सूटकेस स्ट्रॉबेरीज देने में, लेकिन परसों तक मैं आपको नहीं दे सकूंगी। मैं ऑर्गेनिक खेती करती हूँ ना। एक दिन मुझे और आप दोगे तो मैं आपको 20 क्या 25 सूटकेस दे दूंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ
कोई और मुझे दे देते तो। बबली मैडम जी, मेरी दुकान में आइए, आपको 20 सूटकेस तो क्या 30 सूटकेस भर के भी स्ट्रॉबेरीज दे सकता हूँ। स्ट्रॉबेरी कल के कल ही आपके बंगलों में पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ भी क्वालिटी में गड़बड़ मिली तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगी। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मुझे 50% एडवांस दे दीजिए। इसके बाद कालू को एडवांस मिल जाता है और वो भागकर अपने घर जाता है। उसके पास 20 बोरी कच्ची स्ट्रॉबेरीज होती है। इतने सारे स्ट्रॉबेरीज को रातों रात पकाना पड़ेगा। कल अगर स्ट्रॉबेरीज नहीं पके तो बबली मैडम मेरी धुलाई कर देगी। फिर कालू कच्ची स्ट्रॉबेरीज पर केमिकल डाल देता है। कालू बहुत खुश होता है कि उसने पीलू को मात दे दी और इतना बड़ा ऑर्डर बबली सेठानी का पूरा किया। अब मजा आएगा, पीलू की दुकान नुकसान में चल जाएगी और मैं ऐसी ही अमीर अमीर चिड़ियों का ऑर्डर लेकर पूरा करता रहूंगा और जल्दी से करोड़पति बन जाऊंगा। अगली सुबह कालू स्ट्रॉबेरीज को देखता है, पूरी 20 सूटकेस स्ट्रॉबेरीज पक चुकी थी। वाह, अब तो मुनाफा होगा ही होगा। कालू स्ट्रॉबेरीज को एक गाड़ी में भरकर बबली के बंगलो में जाता है। कालू जब बंगलो पहुंचता है तो वहां पर बबली के कुछ मेहमान आए हुए थे। बबली मैडम, आप अपने मेहमानों को भी स्ट्रॉबेरी खिलाकर देखिए। ऐसी स्ट्रॉबेरीज इन्होंने कभी नहीं खाई होगी। बबली तुरंत ही मेहमानों को खाने के लिए स्ट्रॉबेरीज देती है। जैसे ही उसके मेहमान स्ट्रॉबेरीज खाते हैं, अचानक से एक मेहमान की तबीयत खराब हो जाती है। अरे, ऐसे कैसे हो गया? गार्ड्स, कालू को पकड़ो और स्ट्रॉबेरीज को लैब में टेस्ट के लिए भेजो। अरे, ऐसा कैसे हो गया? मैं तो इतने सालों से केमिकल से स्ट्रॉबेरी पकाता आया हूँ। आपका इतना बड़ा ऑर्डर था, थोड़ा ज्यादा केमिकल्स डाल दिया। केमिकल से स्ट्रॉबेरी पकाते हो? इससे अच्छा होता कि मैं पीलू से स्ट्रॉबेरीज खरीद लेती, लेकिन तुम्हारे कारण मेरे मेहमान की तबीयत खराब हो गई है। अब तुम्हें मैं मिलावटी के जुर्म में जेल भेजूंगी। फिर इसके बाद कालू की खूब पिटाई होती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। बबली सेठानी पीलू की दुकान पर जाती है। पीलू, मुझसे गलती हो गई, मैं ज्यादा क्वांटिटी के कारण मिलावटी स्ट्रॉबेरीज खरीद कर ले गई उस मिलावटखोर कालू से। अब तुम मुझे जितनी हो सके ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे दूंगी और हाँ, आगे से तुमको ही ऑर्डर दूंगी। मैडम जी, मैं आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज दे दूंगी पूरी ईमानदारी से। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी दुकान से स्ट्रॉबेरीज खरीदेंगी। फिर पीलू से स्ट्रॉबेरीज बबली और उसके विदेशी रिश्तेदारों को बहुत पसंद आते हैं और पीलू को बबली और भी ऑर्डर देती है। इस तरह से कालू अपने लालच के कारण जेल चला जाता है और पीलू अपनी ईमानदारी के कारण अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। अरे, मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया? मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। अरे, ये कालू क्या कर रहा है? पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है? एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू वड़ा पाव बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। जंगल के पक्षी पीलू चिड़िया के ठेले से वड़ा पाव खरीदकर मजे से खाते थे। पीलू के वड़ा पाव की बिक्री देखकर कालू कौवा उससे बहुत जलता था और एक दिन कालू कौवे ने भी अपना ठेला पीलू के ठेले के सामने लगा दिया। कालू आवाज लगाकर वड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। आओ आओ, वड़ा पाव खाओ, गर्मा गर्म पंजाबी वड़ा पाव खाओ। अरे हरिया काका, इधर आओ इधर आओ। वहाँ कहाँ जा रहे हो? वड़ा पाव खाने। अरे, मेरा वड़ा पाव खाओगे तो सब खाना भूल जाओगे। इस तरह से कालू के आवाज देने पर हरिया काका उसके पास जाते हैं। अरे कालू, तूने भी वड़ा पाव की दुकान लगा ली? देखूं तो सही तेरे वड़ा पाव में कितना दम है। जरा एक प्लेट दे, अगर अच्छे नहीं हुए तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। अरे हरिया काका, एक बार खा के तो देखो, डबल लोगे। फिर हरी काका कालू के वड़ा पाव खाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही कमाल के वड़ा पाव बनाए हैं। अब से मैं तेरी ही दुकान में आऊंगा। इसके बाद से तो
कालू की दुकान निकल ही पड़ी। जो भी पक्षी उसके वड़ा पाव खाता उसकी बहुत तारीफ करता। कालू की दुकान चलने से पीलू को अपने वड़ा पाव बेचने में परेशानी आने लगी। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं। पीलू को बहुत नुकसान होता है क्योंकि अब उसके ठेले में कोई भी पक्षी नहीं जाता था। पीलू सोचती है मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे ठेले में फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाए, फिर से लोग मेरे वड़ा पाव खाने लग जाएं। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौवे के पास जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया आप वड़ा पाव में ऐसा क्या मिलाते हो जिससे सभी आपके यहाँ वड़ा पाव खाने आने लगे हैं? आप भी अगर मुझे सीक्रेट बता दो तो मैं कहीं दूर जाकर वड़ा पाव का ठेला लगा लूंगी, जिससे मेरी भी आमदनी फिर से शुरू हो सके। ऐसा सुनकर कालू उस पर गुस्सा करता है। अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया? मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। इस तरह से पीलू दुखी होकर वापस अपने ठेले पर आती है और सोचती है लगता है अब तो मुझे अपना ठेला बंद करना ही होगा। फिर पीलू शाम में अपनी दुकान बंद करके घर की ओर लौट रही थी। तभी पीलू की नजर कालू पर पड़ती है और पीलू कालू का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि कालू दूसरे पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चुरा रहा है। पीलू सोचती है अरे ये कालू क्या कर रहा है, पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है। फिर पीलू कालू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है और देखती है कालू अंडों को ले जाकर वड़ा पाव के मसाले में फोड़कर मिला देता था। पीलू ये देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है ओह ये राज है कालू के वड़ा पाव के स्वादिष्ट होने का, ये तो बहुत गलत बात है। फिर पीलू तुरंत उड़कर पक्षियों के पास जाती है और उन्हें पूरा सच सच बता देती है। चिड़िया पीलू से कहती है, पीलू बहन कल ही मेरे दोनों अंडे चोरी हो गए थे, मुझे लगा कि दुष्ट चीलू ने उन्हें चुरा कर ले गया है। दूसरी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ बहन परसों मेरे भी अंडे मेरे घोंसले से गायब हो गए थे, मुझे लगा कि कोई नाग सांप लेके चला गया है। हरिया काका कहते हैं, चलो चलकर हम उस बदमाश कालू को पकड़ते हैं और उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं, वो हमारे अंडे हमें ही खिला रहा है। फिर सभी पक्षी कालू के घर पर धावा बोल देते हैं, क्यों रे कालू तू कितना बदमाश है, तू हमारे अंडे चुराकर हमें ही वड़ा पाव में मिलाकर खिला रहा था, अरे तुझे शर्म है कि नहीं? हाँ कालू भैया तुमको शर्म है कि नहीं? ये क्या तरीका है, तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो, उन्हें पैदा ही होने नहीं दे रहे हो और उन्हें हमें ही खिला रहे हो, तुम इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो। इतना कहकर पक्षी कालू की बुरी कदर पिटाई कर देते हैं। पिटाई खाकर कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है। कालू के भाग जाने के बाद से सभी पक्षियों के अंडे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं और पीलू की वड़ा पाव की दुकान एक बार फिर से चल पड़ती है। अब पीलू अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। इस तरह सभी पक्षी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। पितापुर नाम के छोटे से गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू कपड़े डिजाइनिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर से छोटा सा बुटीक चलाती थी, वहीं पे काम करती थी और वहीं पे रहती थी। पीलू जंगल में पहली कपड़ा डिजाइनर थी। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, अगर लड़के को मेरी ड्रेस पसंद आ गई और मेरी शादी पक्की हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। लेकिन आप लड़के को पसंद आओगी कि नहीं इसका मेरी ड्रेस से क्या लेना देना? बस मैंने कह दिया तो ये दिया, तुम मुझे ड्रेस दिखाओ। पीलू फिर दुखी मन से उसको ड्रेस दिखाती है और एक ड्रेस लेकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं देता है। यहाँ के लोग कब समझेंगे कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ, फुटपाथ के कपड़े नहीं बेचती हूँ। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम बुटीक से ली है, आपको ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। लड़के की बात सुनकर हरी बहुत खुश होती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद वो पीलू के पास जाती है। पीलू जी मेरी ड्रेस मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसकी पेमेंट करने के लिए आई हूँ। आपको बहुत बधाई हो हरी और धन्यवाद कि आप मुझे पूरे पैसे देने के लिए आई हैं। इसके बाद पीलू बहुत सी और पक्षियों को ड्रेसेस देने लगी और सभी उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे मेरी बुटीक को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, कपड़े की तारीफ करती है, लेकिन कोई भी पूरे पैसे नहीं देते हैं। फिर एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में हीरोइन आती है, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहते हैं। शूटिंग के दिन उसकी ड्रेस में कॉफी गिर जाता है। वो बहुत नाराज हो जाती है। अरे ये ड्रेस खराब हो गई है, यहाँ आते ही अपशगुन हो गया है। कोई होगा क्या जो मेरी ड्रेस नहीं लाकर दे दे? क्या यहाँ पर कोई डिजाइनर बुटीक है? मैडम, इस गांव के जंगल में कौन सा बुटीक होगा? तभी वहाँ शूटिंग देखने आई पीलू हीरोइन को आवाज देकर कहती है, हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे यहाँ पर डिजाइनर बुटीक है, आप मेरे यहाँ चलिए, मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस बनाऊंगी। फिर हीरोइन पीलू के बुटीक में जाती है और बहुत से ड्रेस ट्राई करती है। उसे 3 ड्रेसेस पसंद आते हैं। पीलू, लगता है मैं तुम्हारी दुकान में अगर और रुकी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी। तुम कमाल की ड्रेस डिजाइनर हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये लो पैसे। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ आई है, आपको ये ड्रेसेस मेरी तरफ से गिफ्ट। फिर पीलू हीरोइन से पैसे नहीं लेती है, लेकिन हीरोइन अपनी शूट खत्म करके वापस आती है। पीलू, तुमको इस बुटीक से कितना कमाई हो जाता है इस गांव के जंगल में? यही कोई 5-10 हजार रुपए, ज्यादा नहीं मिलते हैं। अरे तुम जैसी टैलेंटेड ड्रेस डिजाइनर को इतनी कम इनकम? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए दिलवा दूंगी। दूसरी हीरोइंस और अमीर बिजनेस कराने की लेडीज के लिए तुम ड्रेसेस डिजाइन करना, तुम बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही बहुत तरक्की करती है और अब उसके पास बहुत सारी हीरोइंस का और अमीर घरानों की औरतों का ऑर्डर रहता है। पीलू बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन उसे अपने गरीबी के दिन याद रहते हैं। वो हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त में कपड़े दान दे देती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है।